मेरे प्यारे बच्चों, एसआर के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बेटा, आज आप लोगों का रिज़ल्ट आया है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। और रिज़ल्ट आने के बाद अब आप लोग नई ऊर्जा के साथ अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए नई दिशाओं में बढ़ेंगे और राष्ट्र के उत्थान में अपनी सहभागिता निभाएंगे। थोड़ा सा 2 मिनट हमें इस पर कुछ ये बताना है कि जैसे बहुत बच्चे नंबर जो है बहुत अच्छा पा गए, तो उनको बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत बधाई। और कुछ बच्चे किसी कारणवश जो है अगर 1% नंबर कम है तो उसको वो मेंशन ना करें और किसी से वो अपनी तुलना ना करें, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में विशेष होता है। तो इसलिए बेटा आप लोगों से हमें ये कहना है कि आप किसी से अपनी तुलना ना कीजिए, किसी से कंपेयर मत कीजिए। आप अपने आप में विशेष हो और किसी न किसी कारणवश अगर किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी दिक्कत रही कि जो है वो किसी कारणवश जो भी परिस्थितियां रही हों उसके नंबर कम आ गए हों या मान लीजिए कि उसका ड्रॉप हो गया हो, तो वो बच्चे जो है पुनः जो है नई ऊर्जा के साथ और अच्छे से तैयारी करें, वो और अच्छा करेंगे। यही हमारी एक सूचना है आप लोगों के लिए। और इसके बाद आप लोग अपने इंटरमीडिएट में जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का निर्धारण करते हुए और पुनः जो है अपनी पठन पाठन को शुरू कीजिए। और इधर हम भी आपके साथ में हैं कि रसायन विज्ञान की जो भी कक्षाएं हैं हम प्रयास करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छा जो भी हो सब्जेक्ट मटेरियल है वो हम प्रदान करें। और एनसीईआरटी से लेकर सभी किताबों का हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में हमारे लेक्चर जा रहे हैं, तो आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम होगी बेटा तो आप हमसे शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और इधर बच्चों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि बच्चे जो है सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोगों का ऑनलाइन क्लास जल्दी शुरू हो जाएगा और उस पर फिर हम लोग बैठकर अपनी प्रॉब्लम को इत्मीनान से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा देखो, इससे पहले वाली क्लास में हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग तत्व तक आए थे। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, थोड़ा सा बहुत कम डिस्कशन किए थे। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, वहीं से हम आज आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं, आपको परिचित करा देते हैं कुछ ऐसे मैटर से जो रसायन विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण हैं। और रसायन विज्ञान की बेस है, कहीं भी जाते हो तो हर टीचर हो या कोई गार्जियन हो पढ़ा लिखा, वो आपसे उम्मीद करता है। बहुत जगह जैसे एग्ज़ाम में भी जो है कहीं जो है वाइवा वगैरह तो भी लोग पूछते हैं, छोटी छोटी बातें पूछते हैं। तो थोड़ा सा आपको रसायन विज्ञान का बेसिक जानना ज़रूरी है। तो बेसिक के विषय में हम चर्चा करते हैं आज और वो इसी से कनेक्टेड है। और इसके बाद फिर कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो बेसिक का ये है, ये आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस के अगेंस्ट में कुछ ऐसा है या कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं, सब ओवरऑल सिलेबस ही है। देखना है तो इसको हम एक क्रम से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे बेटा कल हम लोग जो है तत्व के विषय में बात कर रहे थे, जैसे तो आज हम तत्व को भी डिफाइन करेंगे कि ये तत्व क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बेटा एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा बेटा क्या है, दूसरा हम इसी समय परमाणु पर भी बात करेंगे। परमाणु कि ये परमाणु क्या होते हैं, जिसको बेटा हम एटम बोलते हैं। एटम बोलते हैं। उसके बाद फिर बेटा हम तीसरा पॉइंट जो चर्चा करेंगे आपसे, वो अणु पर चर्चा करते हैं कि अणु क्या होते हैं, जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट बेटा जो है वो है कंपाउंड क्या होते हैं, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करेंगे, यौगिक पर।
यौगिक पर भी हम चर्चा करेंगे। यौगिक को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड को। कंपाउंड पर भी बात करेंगे। इसके बाद जो एटम्स हैं, परमाणु या तत्व, तो इसके जो कंपोनेंट हैं बेटा, हम लोग थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे तो बहुत डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है, यहाँ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएंगे। आगे तो जो है मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन को भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आगे बेटा हम क्या पढ़ेंगे? 6वां पॉइंट पढ़ेंगे प्रोटॉन को, कि प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन। तीसरा बेटा जो है, अगला बेटा 7वां पॉइंट हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन क्या होते हैं। और अगला पॉइंट बेटा हम पढ़ेंगे नाभिक क्या होते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इतनी चीज़ों को बेटा हमें जानना मस्ट है, और ये बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ही अति आवश्यक है। तो इस पर बेटा हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। इन फंडामेंटल जो भी थिंग्स हैं, इन फंडामेंटल थिंग्स पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब हमें देखना क्या है? अब हमें ये देखना है, एक एक करके हम इस सब को एक्सप्लेन कर देते हैं, है क्या? कि जैसे बेटा जब हम लोग परमाणु पर एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये तत्व पर, कि ये तत्व क्या होते हैं, पहला पॉइंट हम लोग लेकर चलते हैं कि ये तत्व क्या होते हैं। तत्व, जिसको एलिमेंट बोलते हो। तो तत्व जो है, अगर हम तत्व को परिभाषित करते हैं तो तत्व को क्या बोलते हैं? कि जो है तत्व वह पदार्थ होते हैं, तत्व वह पदार्थ होते हैं जो कि भौतिक या रासायनिक, भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा बिना विभाजित हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तत्व क्या होते हैं बेटा? कि तत्व वह पदार्थ होते हैं जो कि भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा बिना विभाजित हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। अच्छा, करंट में, अच्छा देखो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, तत्व एक पदार्थ होता है जिसका विभाजन नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? विभाजन के दो तरीके हैं, चाहे भौतिक विधि द्वारा विभाजन कीजिए, चाहे रासायनिक विधि द्वारा विभाजन कीजिए। भौतिक विधि द्वारा विभाजन का मतलब कि जैसे उस पर प्रकाश डालिए तो प्रकाश से उसका डिसोसिएशन हो जाए, वियोजन हो जाए, तो इसको हम भौतिक विधि बोलते हैं। रासायनिक विधि का मतलब कि उसमें कोई केमिकल डालकर कोई अभिक्रिया आगे बढ़ाइए,
भौतिक विधि का मतलब जैसे ताप बढ़ा दिया जाए, है ना, लाइट को उस पर इंसिडेंट किया जाए, ताप को बढ़ा दिया जाए, तो ये सब भौतिक विधि कहलाते हैं। ठीक है। और रासायनिक विधियों द्वारा अगर हम बात करते हैं तो रासायनिक विधि वो होते हैं कि जैसे उसमें कोई रिएजेंट डाल देते हैं। रिएजेंट बेटा अभिकर्मक, जो आप लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, अभी जो है 11th क्लास में हो तो अभी उस पर हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप कुछ नहीं जानते हो। ठीक है। तो उस स्तर पर बेटा हम आपको जीरो से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, हम आपको जीरो से पढ़ाना शुरू। तो ये हुआ। अच्छा, अभी तक ज्ञात तत्वों में जो है लगभग जो है अभी तक ज्ञात तत्वों में लगभग 120 तत्व ज्ञात हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों में लगभग 120 तत्व ज्ञात हैं। इतने तत्व ज्ञात हैं, अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं बेटा, इसमें अभी तक लगभग 120 तत्व हैं। जबकि 120 तत्वों का टोटल सबकी प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं कर पाए हैं, इसलिए सबके विषय में नहीं लिखा है। लेकिन ये अगर बात आती है तो इन करंट सिचुएशन 120 एलिमेंट आर डिस्कवर्ड। आप देखिए आगे क्या देखते हैं। अच्छा, उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण में तत्व किसे बोलते हैं। तो आप सब लोग जानते हो तत्व। तो अगर हम उदाहरण लेते हैं बेटा, तो उदाहरण में हमें क्या मिलता है। देखो, जैसे हम लोग उदाहरण की बात अगर करते हैं तो उदाहरण में हमें क्या मिलता है। उदाहरण में जैसे हम ले लिए जो है सिल्वर ले लिए, सिल्वर माने चांदी, AU माने गोल्ड, CU माने तांबा, कापर, और उसके बाद HG माने पारा, मरकरी। ये जितने भी एलिमेंट हैं, यही एलिमेंट क्या हैं, जो है इन्हीं को हम एलिमेंट बोलते हैं या तत्व बोलते हैं। अब देखो, इस दो बातों पर हमें ध्यान रखना बेटा कि जैसे एक भौतिक विधि या रासायनिक विधि के द्वारा हम इसको विभाजित नहीं कर सकते। अच्छा, भौतिक विधि का मतलब क्या हो कि जैसे इस पर हम लाइट डालते हैं तो लाइट डालने पर इन सबका किसी का डिसोसिएशन नहीं होता, वियोजन नहीं होता है, मतलब इवापोरेशन नहीं होता। इवापोरेशन मीन्स वाष्पन नहीं होता है। तो ये वैसे हीट हो जाएंगे, फिर मतलब भौतिक विधि से इसको हम वियोजित नहीं कर सकते। वियोजन का ये मतलब है बेटा, देखो एक सिंपल सी हम लाइन तुम्हें बता रहे हैं। मान लीजिए गोल्ड का हम इतना बड़ा क्षण ले लिए, वियोजन का इससे ये मतलब समझिएगा ज़रा, क्षण ले लिए। ठीक है। अब हम अगर होता क्या है कि हम इसको काट कर छोटा छोटा कर दिए, काट कर इसको क्या किए, छोटा छोटा कर दिए। तो अगर काट कर छोटा छोटा कर दिए तो सामान्य भाषा में तो इसको हम वियोजन कहेंगे, लेकिन इनको छोटा करने पर, स्मॉलेस्ट पार्ट करने पर जो है, इसको छोटा टुकड़ा करने पर भी, छोटा टुकड़ा करने पर भी जो ये, जैसे मान लीजिए अब इसको हम पार्ट कर देते, देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5th पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट में हम कर देते हैं। तो ये 7 पार्ट में से जो ये छोटा सा एक टुकड़ा है, मान लीजिए इसको हम विभाजित कर दिए हैं, मान लीजिए छोटा सा एक टुकड़ा है, तो ये देखो, तो देखने में ये विभाजित है लेकिन विभाजित नहीं। क्यों? चूँकि इस बड़े वाले गोल्ड का, बड़ा वाला जो ये गोल्ड है बेटा, इस बड़े वाले गोल्ड का जो गुण होगा, इस बड़े वाले गोल्ड का जो गुण होगा वही सेम गुण इसका भी होगा। इन दोनों के गुण में कोई परिवर्तन नहीं है। जितनी प्रॉपर्टी ये शो करेगा इतना ये शो करेगा, जितना रिएक्शन ये देगा उतना ही रिएक्शन ये देगा। तब विभाजन कहाँ हुआ? केवल मात्रा कम हो गया। विभाजन का मतलब कि जब इसको वियोजित किया जाए तो इसकी प्रॉपर्टी में परिवर्तन हो जाए। तो छोटा बड़ा करने से यहाँ वियोजन से नहीं मतलब है। वियोजन का मतलब कि अपने प्रॉपर्टी को लूज कर दे, अपने गुण को वो लूज कर देता है।
तो उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाहे भौतिक विधि हो, चाहे रासायनिक विधि हो, केमिकल के डालने से ही हम क्या करते हैं, इनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें हम जानते हैं, ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या कि आगे हम पढ़ाएंगे आपको आइसोटोप, समस्थानिक। तो कोई परमाणु होता है, कोई भी जो है तत्व होता है, तो उस तत्व में उसके आइसोटोप्स भी होते हैं, तो उसको भी हम एटम या जो है एलिमेंट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, जो अभी हम लोग परमाणु में थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कशन करते हैं। तो ये तो तत्व होगा। देखो ये एक लाइन हम लोग अपना क्लियर कर लेंगे, कोई आपसे पूछता है तो आपको ऐसे बताना है, ठीक है ना। अब आगे देखो दूसरा पॉइंट, अब हम बेटा परमाणु पर डिस्कशन करते हैं कि ये परमाणु क्या होते हैं। देखो परमाणु पर अगर हम डिस्कशन करते हैं तो परमाणु पर अगर देखते हैं, विजिबिलिटी है कि विजिबिलिटी नहीं है, हाँ आ जाएगा। देखो परमाणु पर देखते हैं अगर, तो अब हम परमाणु पर चर्चा करते हैं। परमाणु दूसरा पॉइंट है आपका परमाणु। परमाणु को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, जो यहाँ लिखा है। परमाणु माने परमाणु, स्मॉलेस्ट पार्ट। तो ये होता है क्या, अब इसको अगर हम परिभाषित करते हैं तो क्या कहते हैं, परमाणु, परमाणु किसी तत्व का अति सूक्ष्मतम, अति सूक्ष्मतम मतलब स्मॉलेस्ट, परमाणु किसी तत्व का अति सूक्ष्मतम भाग होता है, परमाणु किसी तत्व का अति सूक्ष्मतम भाग होता है, जो बिना वियोजित हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है। भाग ले सकता नहीं, लेता है, भाग लेता है, भाग लेता है। भाग लेता मतलब कि पार्टिसिपेट होना नहीं, भाग लिया, भाग लेता है। परमाणु किसी तत्व का अति सूक्ष्मतम भाग होता है, जो बिना वियोजित हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। परमाणु किसी तत्व का अति सूक्ष्मतम भाग होता है, जो बिना वियोजित हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब वही वियोजन का मतलब ये हुआ कि वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज ना करे। वियोजन का मतलब ये हुआ कि अपनी प्रॉपर्टी को लूज न। इसमें भी उदाहरण के तौर पर जैसे ये गोल्ड हुआ, अब जैसे ही गोल्ड ऊपर हम बता रहे हैं जो तत्व, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट किया गया ये, और इसका और छोटा पार्ट कर दिया जाए बेटा, और छोटा पार्ट कर दिया जाए, ये बहुत छोटा पार्ट कर दिया जाए, ये जो है क्या कर दिया गया, बहुत छोटा पार्ट कर दिया गया, और इससे छोटा ना किया जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं,
इसी को हम परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, मतलब और छोटा ना किया जा सके तो उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इतना छोटा हो कि उससे ज़्यादा छोटा, लेकिन परमाणु की भी प्रॉपर्टी एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी होगी। हम ऐसा बोल सकते हैं कि कई परमाणु मिलकर एक एलिमेंट का निर्माण करते हैं। कई परमाणु, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखिए कि आपने क्या लिया, चुंबक लिया, मैग्नेट लिया, और मैग्नेट को तोड़कर छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया, और जब मैग्नेट को एक साथ लाओगे तो एक में चिपक जाएंगे। तो मैग्नेट को जब तोड़कर छोटा कर दिए और उससे छोटा मैग्नेट ना हो सके, डस्ट की तरह हो जाए, पाउडर की तरह हो जाए, उससे छोटा ना कर सकें, तो उसको हम परमाणु कहते हैं। लेकिन जब सबको इकट्ठा करके एक मैग्नेट बना दिए तो उसको जो है तत्व कहते हैं, इस तरह से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो छोटा वाला हो गया, छोटा वाला जो बहुत छोटा हो गया, जो फिर डिवाइजिबल नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में कोई अंतर होगा। दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। अब देखो एक उदाहरण हम तुम्हें बताते हैं बेटा, समझाने के लिए बहुत उचित उदाहरण है। जैसे देखते हैं, उदाहरण पर हम अगर बात करते हैं बेटा, उदाहरण पर अगर बात करते हैं तो फिर क्या होता है। उदाहरण पर हमें ये मिलता है कि जैसे हमने क्या लिया, एक परमाणु है, बहुत हल्का परमाणु है, जिसका नाम है जो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक परमाणु है। जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु है और हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक हैं जिनको आइसोटोप बोलते हैं, समस्थानिक है। हम जानते हैं कि परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का जो है परमाणु क्रमांक 1 होता है, बहुत हल्का परमाणु है, और इसके जो है 3 समस्थानिक हैं आइसोटोप, जिसको हम बोलते हैं 1H1, 1H2, 1H3, ये 3 होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम। और इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम। और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। ट्राइटियम। अब बेटा देखो, ये 3 समस्थानिक हैं। तो इसको हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन के जो ये 3 समस्थानिक हैं, हम ऐसा इसको बोल सकते हैं कि ये जितने भी हैं, ये जो हैं बेटा, इन सबको हम 1, 2, 3, इन सबको हम क्या कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं, परमाणु। क्यों? अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी सबकी इस हाइड्रोजन से ही सब प्रोड्यूस हुए हैं। इन सबकी प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन से मिलती है। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट कह सकते हो आप। ये हाइड्रोजन क्या है, ये एक एलिमेंट है। तो रियली में परमाणु और तत्व में बहुत कोई अंतर नहीं होता है। केवल इतना सा होता है कि जब वो अपने रियल साइज में, साइज इन द सेंस की जो है बड़ा पार्ट उसका होता है तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, और स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है उसको हम एटम बोलते हैं। ठीक है। बाकी केमिकल रिएक्शन में भी कोई परिवर्तन नहीं, बहुत छोटी सी बात है, इसलिए हमने बता दिया कि बच्चों को इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है ना। तो ये इतनी चीज़ें आप जान लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे बता रहे हैं बेटा, आगे हमें ये बताना है आपको कि अणु क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं, इसको देख लो, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर बेटा आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9919194630 पर आप क्या करोगे, व्हाट्सएप कर दोगे, या 94540 और 98390, ये दोनों नंबर जो है व्हाट्सएप है ये। तो इस पर आप कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, या हमारे बताने में, आपके समझने में कहीं कोई त्रुटि रह जाएगी ना। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ हम अपने जान से बहुत अच्छे से बता रहे हो, आपको उतना अच्छे से ना समझ में आ रहा हो, तो उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। फिर हम देखेंगे, फिर बताएंगे, आपकी मनोभाव को जानेंगे। ठीक है। आप देखो, अब हम आते हैं अणु। ये तो हाई स्कूल में आपको बता देना चाहिए लोगों को, अब नहीं बताए होंगे तो अलग बात है। देखो अब आगे देखते हैं बेटा।
अब बेटा फिर हम देखते क्या है, अब हम लोग पुनः चर्चा किस पर कर रहे हैं, अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ने चल रहे हैं कि अणु क्या होते हैं। तीसरा पॉइंट अब हम लोग अणु पर, जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो अब हम लोग अणु पर चर्चा करते हैं कि ये अणु क्या होते हैं। अणु, ये तीसरा पॉइंट जो हम लोग लिखे हैं, अणु जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब ये जानो आप कि जो अणु होते हैं, अच्छा एक लाइन आपको और बता दे, चलो ठीक है बाद में बता। अणु जो होते हैं, अणु क्या होते हैं, अणु जो है वो परमाणुओं के समूह को बोलते हैं। परमाणुओं के समूह, परमाणुओं या तत्वों के समूह को हम अणु बोलते हैं। चाहे परमाणु कहिए, परमाणुओं के समूह को अणु बोलते हैं। बस ऐसे जानो, परमाणुओं के समूह या तत्वों के समूह को हम अणु बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अणु के लिए हम कहते क्या हैं कि देखिए, जब समान प्रकार के, समान या जब समान या असमान, समान या असमान प्रकार के परमाणु, समान या असमान प्रकार के परमाणु, परमाणु या तत्व, तत्व भी आप बोल सकते हो, परमाणु या तत्व समान प्रकार के, जब समान या असमान प्रकार के परमाणु या तत्व, यहाँ लिख देते, उधर विजिबिलिटी नहीं है, समान या असमान प्रकार के परमाणु या तत्व, परमाणु या तत्व रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक प्रक्रम से आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के उपरांत अभिक्रिया के उपरांत समपरमाणुक या विषम परमाणुक, परमाणुक, समपरमाणुक या विषम परमाणुक, परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, ऐसे जानते हैं। समपरमाणु या विषम परमाणु, ऐसे देखो, तो इससे ये मालूम हो गया कि जो अणु होते हैं बेटा, ये दो प्रकार से होते हैं। जैसे हम लोग अगर अणु पर देखो, जब समान या असमान प्रकार के परमाणु या तत्व रासायनिक प्रक्रम से आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के उपरांत समपरमाणु या विषम परमाणु परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। आप देखो, तो इसका मतलब अगर हम अणु की बात करते हैं बेटा, अणु की, तो अणु को जो है क्लासीफाई किया गया। कैसे
जैसे दो प्रकार से ऐसे बना देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक होता है समपरमाणुक, समपरमाणुक, समपरमाणुक अणु, और दूसरा होता है क्या, विषम परमाणुक अणु, विषम परमाणुक अणु। समपरमाणुक अणु और विषम परमाणुक अणु दो अणु होते हैं। तो समपरमाणुक में जैसे बेटा देखो, जैसे जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जैसे जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है तो H2 बनाता है, ये समपरमाणुक हुआ। अब केमिकल प्रोसेस हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं, वो तो हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे। तो देखो परमाणु परमाणु, चाहे हम कहें कि परमाणु परमाणु आपस में मिल रहे हैं, चाहे हम कहें तत्व तत्व आपस में मिल रहे हैं। फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया, O2 बना लिया। अब ये देखिए समान प्रकार के समपरमाणु अणु हैं। उसके बाद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में अभिक्रिया किए तो क्या बना लिए, N2 बना लिए। ठीक, अगर तीन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किए, तीन ऑक्सीजन आपस में जुड़े तो ये O3 बना लिए। ठीक है, और जैसे चार फास्फोरस आपस में मिले, चार फास्फोरस आपस में मिले, ये सब आपको केवल अभी बता रहे हैं केमिकल एक्टिविटी, तो ये P4 बना लिए। और अगर जो है सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर सल्फर आपस में मिले तो ये एसेट बन गया। अब ये सब समपरमाणुक है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, देखो हम इसको क्या बोलते हैं, एक परमाणु परमाणु धन दूसरा परमाणु, दो परमाणु मिले और ये क्या हो गया, बराबर जो है परमाणु परमाणु समूह बन गया। दो से ही हम समूह की बात कर रहे हैं, परमाणु परमाणु मिलकर परमाणु समूह बना लिए। तो ये सबके सब बेटा क्या हैं, ये सबके सब ये सबके सब क्या हैं, ये सबके सब अणु हैं। इन्हीं को हम अणु बोलते हैं, अणु बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, इन सबको हम परमाणु बोलते हैं, परमाणु। तो परमाणुओं के समूह को अणु बोलते हैं। लेकिन हमें देखना क्या है कि वो परमाणु समान प्रकार के हैं कि परमाणु असमान प्रकार के हैं। अगर समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो समपरमाणु अणु बनते हैं, अगर असमान प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो विषम परमाणु। अब देखो हम लोग तो इसका समपरमाणु का उदाहरण, अब विषम परमाणु का उदाहरण अगर लेते हैं तो क्या होता है अणु का, जैसे 2H को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो तो ये क्या बन गया, H2O, तो ये विषम परमाणु अणु। अच्छा 2H को S के साथ अगर जोड़ दिए तो ये H2S बन गया, विषम परमाणु हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है 4H को आप एक C के साथ जोड़ दिए तो ये CH4 हो गया, विषम परमाणु हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम लोग देखते हैं जो है ऐसे देखो विषम परमाणु, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये अणु हो गए बेटा। ये जो है इसका मतलब क्या है, ये परमाणु मिला, परमाणु और दूसरे परमाणु के साथ क्या किया, रिएक्शन किया, परमाणु के साथ रिएक्शन किया और बनाया क्या, अणु बनाया। ये चीज़ें होते हैं, परमाणु परमाणु मिलकर ये अणु बना लेते हैं। तो ये भी हम देखते हैं समपरमाणु को और विषम परमाणु अणु। इसका मतलब जो है परमाणुओं के समूह को हम अणु बोलते हैं। एक सीधा सा वर्ड है कि परमाणुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। तो अणु भी आपको मालूम हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जो है फिर हम लोग अब बात करते हैं कि यौगिक क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। अगर हम यौगिक पर बात करते हैं बेटा तो देखो यौगिक क्या होते हैं।
इसको मिटा देते हैं। देखिए यौगिक की बात अब हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक पर भी बात कर लेते हैं। यौगिक को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। इसको देखो क्या बोलते हैं, यौगिक जो कंपाउंड है। कंपाउंड वो होते हैं बेटा, जैसे जब दो या दो से अधिक असमान परमाणु, जब दो या दो से अधिक असमान परमाणु रासायनिक प्रक्रम द्वारा जब दो या दो से अधिक असमान परमाणु रासायनिक प्रक्रम द्वारा एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त पदार्थ को यौगिक कहते हैं। प्राप्त रासायनिक पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है। अब देखिए, जब दो या दो से अधिक असमान प्रकार के, यौगिक कहने के लिए आपको असमान परमाणु कहना मस्ट है। चूँकि अगर समान हो जाएंगे तो समान को आप अणु बोलते हो, मोस्टली असमान प्रकार के होते हैं तो उसको हम यौगिक बोलते हैं मोस्टली। अब देखो असमान प्रकार के परमाणुओं, अच्छा आपने लिखा है एक तो असमान प्रकार के परमाणु हों और दूसरा क्या है कि रासायनिक संयोजन की विधि के द्वारा जुड़े हों, एक निश्चित अनुपात हो। देखिए रासायनिक प्रक्रम से एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हों, उनका अनुपात फिक्स है कि उसी अनुपात में वो रिएक्शन करेंगे चाहे जहाँ भी होंगे। जैसे देखो, जैसे हम लोग ये देखते बेटा कि असमान प्रकार के परमाणु, देखो हम परमाणु लिखते हैं, परमाणु लिखे और प्लस परमाणु लिखे और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यौगिक लिख दिया। ये आपको समझाने का तरीका है केवल, बस क्योंकि आगे हम इसको बहुत डिस्क्रिप्शन में पढ़ाएंगे तो सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हम सोचे बच्चे हमारे जाने छोटी छोटी, अभी बहुत सारी छोटी बातें आप लोग नहीं जानते। तो परमाणु का मतलब कि हमने यहाँ पर कैल्शियम कर दिया
और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, जो है क्लोरीन कर दिया 2Cl, तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, जो है CaCl2। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, जब दो या दो से अधिक असमान प्रकार के परमाणु, आप यहाँ पर या अणु भी लिख सकते हो, या अणु, परमाणु हो या अणु भी हो तो भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर Ca का Cl2 से आपने रिएक्शन कराया तो CaCl2। तो देखो ये परमाणु है और ये आपका क्या है, ये आपका अणु है, ये आपका क्या है, ये अणु है। परमाणु और अणु आपस में अभिक्रिया कर ली। ठीक है, जैसे फिर हम क्या देखते हैं, जैसे परमाणु परमाणु को देखते हैं, जैसे परमाणु और परमाणु, हम तुम्हें समझा रहे हैं, हम तुम्हें जो है रासायनिक प्रक्रम नहीं बता रहे हैं, ये ध्यान रखना, केवल तुम्हें समझा रहे हैं, रासायनिक प्रक्रम नहीं बता रहे हैं। परमाणु का मतलब जैसे सोडियम हुआ और ये क्लोरीन से रिएक्शन किया और ये NaCl बना लिया, ये प्रक्रम में हम नहीं बताएंगे, प्रक्रम में इसके जुड़ने का मेथड रासायनिक प्रक्रम में बताएंगे, लेकिन तुम्हें बताएं कि असमान प्रकार के परमाणु, दो परमाणु या दो अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं। अब देखो ये परमाणु और अणु होगा, ये परमाणु परमाणु हो गया। अब देखो तुम्हें फिर हम एक अणु अणु का एग्जाम्पल बताते हैं बेटा, जैसे एक हम अणु प्लस अणु करते हैं, अणु करते हैं और ये यौगिक बना देते हैं, यौगिक, अणु अणु से यौगिक हम बनाते हैं। तो अणु अणु से यौगिक का मतलब क्या हुआ, जैसे EH2 प्लस Cl2 और फिर क्या हो गया 2HCl, देखो ये यौगिक बन गया। तो ये इतने एग्जाम्पल बेटा हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात किस पर करते हैं, आगे हम बात ये करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब हम लोगों को इलेक्ट्रॉन पर बात करना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ये बेसिकली जो है होते हैं कंपोनेंट एलिमेंट के, तो एलिमेंट के या एटम के कंपोनेंट होते हैं। तो इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन ये आज ख़त्म कर लेते हैं। आप देखते क्या हैं आगे, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लो बेटा, मिटा देते हैं। आप देखते क्या हैं, हम लोग अब बात करते हैं बेटा जो है आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे देख रहे हैं हम कि अब हम लोगों को बात ये करना है कि जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो अब हम लोग बेटा इलेक्ट्रॉन पर बात करते हैं। ये 5वां पॉइंट आपका है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमें ये देखो। तो एक सिंपल सी बात आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबको डिफाइन कर देते हैं एक साथ ही, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबको डिफाइन कर देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम बेटा एक नाभिक बना देते हैं, ये नाभिक बना दिए और नाभिक के चारों तरफ हम ऑर्बिटल को ड्रा कर दिए। अभी इस पर आगे हम बात करेंगे क्योंकि मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन ये सब आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हो, फिर भी हम तुम्हें बता दे रहे हैं। ये हो गया, तो हमें केवल डिफाइन करना है, बस उसी बेस पर हमें बताना है। इसमें हमें क्या मिलते हैं, इसमें हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलते हैं, और इधर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मान लिया गया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो भी है उससे हमसे नहीं मतलब। तो अब देखो बेटा, इनको तो हम नाभिक बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, यहीं से हम लोग डिफाइन कर ले जाएंगे। और इनको हम जो है कोष या उपकोष, उपकोष या कक्षक,
अच्छा, इस पर हम बात करेंगे आगे की क्लास में, हम इस पर बात करेंगे कि कोष, उपकोष और कक्षक में क्या अंतर है। ठीक है, इन तीनों में थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस है जिसको हम आगे बात करेंगे। तो कहीं हम इसलिए कोष, उपकोष, कक्षक सब लिख दिए कि किसी किताब वाले ने कोष लिख दिया, किसी किताब वाले ने उपकोष लिख दिया, किसी किताब वाले ने कक्षक लिख दिया, तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये सही क्या है, कोष है कि उपकोष है कि कक्षक है। तो हमने सब लिख दिया। इस सब पर बेटा हम बाद में चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया से आपको कोष, उपकोष और कक्षक के विषय में बताएंगे। अब देखो क्या, हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये परमाणु की संरचना है, ये जो है कोई परमाणु है, परमाणु है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। आप देखते क्या है कि परमाणु की संरचना है, ठीक है, ये संरचना है। आप देखो परमाणु संरचना हम बता रहे हैं ये, तो हमें इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना। तो इलेक्ट्रॉन ये जो है, जो ये पाथ है, ठीक है ना, तो इस पाथ पर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अच्छा, इन सबको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बेटा हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम अस्थाई मूलकण बोलते हैं। इनका एक नाम है बेटा क्या, अस्थाई मूलकण, अस्थाई मूलकण इनका नाम है ये। तो हम इलेक्ट्रॉन को अगर परिभाषित करें तो ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त एक अस्थाई मूलकण है जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। अच्छा, बोर्स एटॉमिक मॉडल में तो हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे कि उसका पाथ जो है, सर्कुलर पाथ जो है, तो सर्कुलर, रियल सर्कुलर नहीं होता है। वैसे हम बोल दें वो अलग बात है, लेकिन रियल जो है वो सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश युक्त, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश युक्त अस्थाई मूलकण है जो नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है, काम खत्म। अच्छा, इस पर चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर अगर हम चार्ज बोलते हैं तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन, है ना। और ईटा पर नाच आप जानते हो, इसकी खोज सर जे थॉमसन ने किया था। अब प्रोटॉन की बात हम कर लेते हैं। प्रोटॉन धन आवेश युक्त एक अस्थाई मूलकण होता है, प्रोटॉन धन आवेश युक्त एक अस्थाई मूलकण होता है जो नाभिक के अंदर पाया जाता है और इस पर चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है ये, ठीक है ना। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है, ये जो है न्यूट्रॉन, अच्छा प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन की भी बात आती है। गोल्डस्टीन ने, अब उसमें बहुत सब कहानियां हैं, उसको हम बताएंगे आगे, डिस्कवरी में बताएंगे, गोल्डस्टीन का भी नाम लेंगे और जो है रदरफोर्ड का, दोनों का नाम लिया जाएगा ना। अब देखो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन आवेश विहीन, इस पर आवेश का मात्रा शून्य होता, आवेश विहीन, न्यूट्रॉन आवेश विहीन एक अस्थाई मूलकण होता है। न्यूट्रॉन आवेश विहीन एक अस्थाई मूलकण होता है जो नाभिक के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की परिभाषा हमने बता दिया, इसको आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर क्या बात आती है, कभी कभी ये आता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में द्रव्यमान किसका ज़्यादा होता, तो तुम्हें हम एक आर्डर बता दे रहे हैं जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये द्रव्यमान का घटता क्रम है, द्रव्यमान का घटता क्रम है। अच्छा, इसका कारण क्या है, इसलिए घटता क्रम है कि जैसे हम लोग जब नाभिक को परिभाषित करते हैं, नाभिक को भी बता दे रहे हैं,
तो यहाँ स्ट्रक्चर से हमें मालूम होगा कि नाभिक परमाणु का एक महत्वपूर्ण भाग है जो परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। देखो केंद्र में पाया जाता है, तो प्रत्येक परमाणु के केंद्र में, ऐसी परिभाषित करें, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक दृढ़ और अति सूक्ष्म भाग होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक दृढ़ और अति सूक्ष्म भाग होता है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। उस भाग को हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक किसी परमाणु का सबसे दृढ़ और अति सूक्ष्म भाग जो परमाणु के केंद्र में पाया जाता है नाभिक कहलाता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये नाभिक की परिभाषा आपकी हो गई। अब यही है दृढ़ भाग, है ना। तो अब यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अच्छा मास को तो इसको याद नहीं करना है कि मास आप याद रखो। देखो बेटा, जब अति सूक्ष्म और दृढ़ भाग केंद्र में है, अति सूक्ष्म और दृढ़ भाग के साथ साथ इसका द्रव्यमान भी इसी पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म दृढ़ और द्रव्यमान संचित करने वाला भाग, अति सूक्ष्म दृढ़ और द्रव्यमान संचित करने वाला भाग। तो इसका मतलब किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में संचित होता है, नाभिक में। और नाभिक में पाए क्या जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा, तो एक संभावना व्यक्त की गई कि जब संपूर्ण द्रव्यमान दृढ़ ठोस भाग केंद्र में होता है तो ज़्यादा द्रव्यमान वाला, तो ये तो है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इन्हीं में से किसी का द्रव्यमान ज़्यादा होता होगा, इन्हीं में से किसी का ज़्यादा होगा। अब न्यूट्रॉन की जब बात आ गई तो अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, तो पॉजिटिव वाला तो ज़्यादा द्रव्यमान वाला होगा नहीं। तो ज़्यादा द्रव्यमान वाला कौन हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वाला हो गया। उसके बाद प्रोटॉन का होना ही होना है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जो है वृत्तीय कक्षा में जो चक्कर लगाता है, इसका द्रव्यमान कम ही है। वो तो ऑटोमेटिक, जैसे संभावना प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की ज़्यादा की संभावना व्यक्त की गई। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रॉन का ज़्यादा द्रव्यमान हो गया। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका द्रव्यमान इससे कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, फिर जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन। तो ये रटने वाली बात नहीं है। जब किसी परमाणु के नाभिक में ही उसका संपूर्ण द्रव्यमान संचित होता है, तो संपूर्ण द्रव्यमान में भाग कौन से लेते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग लेते हैं, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, प्रोटॉन पर थोड़ा सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, इसलिए उसका द्रव्यमान स्वाभाविक सी बात है कम हो गया। बस। तो ये बेटा इतनी चीज़ें आज हम बता दिए। कल की क्लास में फिर आगे इसके आगे बढ़ाएंगे। इसको पढ़िएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने बता दिया है, और इसको एक बार दो बार देखकर इसको लिख डालिएगा, एक नोट बना लीजिएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत सारी किताबों में कहीं मिलेंगी नहीं इतने आसानी से, आसान से भाषा में। और कोई दिक्कत होगी तो बताइए, ठीक है बेटा। तो आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जो सिंसियरली जो है वॉच किए, ठीक है।